नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में 12वां चैप्टर लेकर आए हैं, परमाणु। विद्यार्थी, इससे पहले हमने 11 चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के वीडियोस देख लिए थे, उनके सॉल्यूशन देख लिए थे, समझ लिए थे। राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1.5 अंक का होगा। कुल मिलाकर ये चैप्टर है वो 3 अंक का होने वाला है। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 अंक के पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थी, यहाँ पर इस चैप्टर में से लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है, जिनकी साइज बहुत बड़ी भी ना हो और बहुत छोटी भी ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, यहां से आप ध्यान दें कि जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप का दिया गया है, जबकि एक जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरात्मक प्रश्न यहां पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखिए। रदरफोर्ड मॉडल की जो 2 कमियां हैं, उनमें से जो पहली और मुख्य जो कमी है वो देखिए परमाणु के स्थायित्व के बारे में। पहली जो कमी है वो कौन सी है? परमाणु का स्थायित्व है। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है, समझ लीजिए। रदरफोर्ड मॉडल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास में जैसे नाभिक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो साइंटिस्टों ने ये पूछा कि जब ये चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में जब चक्कर लगाता है तो इसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, और ऊर्जा का जब ह्रास होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा कुछ खो देगा। फिर ऊर्जा खोने के पश्चात ये धीरे 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 इस तरीके से सर्पिलाकार पथ में गति करता हुआ नाभिक के अंदर समाहित हो जाएगा। नाभिक के अंदर समाहित हो जाएगा। तो ये नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए, फिर ये बाहर क्यों चक्कर लगाता रहता है, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। हालांकि इस कमी को बाद में निल्स बोर के द्वारा दूर किया गया। अभी उनके अभिग्रहित में उनको हम देखेंगे, समझेंगे। दूसरी जो कमी है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, वो ये है कि नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरण को यह नहीं समझा सका। इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या नहीं कर सका। इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या इस मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। साथ में देखें, स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्रिएट होती, स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ भी नहीं समझा सका। ये स्पेक्ट्रम क्यों क्रिएट हो रहा है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की बारे में इसने कुछ नहीं बताया। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन के बारे में इस मॉडल के द्वारा कुछ भी नहीं समझाया जा सका। तो ये थी रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यहां पर बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन, निल्स बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित लिखिए। देखिए, निल्स बोर के परमाणु मॉडल की 3 अभिग्रहित है, 3 परिकल्पनाएं हैं, और ये इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना, 2023 की बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। यहाँ पर मुख्य 3 अभिग्रहित है, इनमें से हो सकता है आपको 2 अभिग्रहित पूछ लिए जाए। यहां से ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, इसे आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल है उसे देख लीजिए, समझ लीजिए। तो निल्स बोर के परमाणु मॉडल में 3 परिकल्पनाएं हैं, 3 अभिग्रहित हैं। तो निल्स बोर का जो परमाणु मॉडल का प्रथम परिकल्पना है वो क्या है
कि देखिए ये जो मॉडल है वो हमें क्या कहता है कि इस परिकल्पना के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब ऐसी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उनको हम कह सकते हैं अविकिरणी कक्षाएं। अविकिरणी कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करते, तो ऐसी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। फिर देखिए कि वृत्ताकार कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। देखिए इसको हम दोनों को कि जो अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होगा। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश है E, नाभिक का आवेश है ZE और इनकी वृत्ताकार पथ की जो रेडियस है वो यदि स्मॉल r, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन यहां से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। ये यहां पर हमारे पास में नाभिक है, स्मॉल r पथ की त्रिज्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएं तो जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है वो समीकरण 1 के अकॉर्डिंग होगा। फिर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल की, तो वो mv²/r होता है। दोनों को हम बराबर पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें पहली परिकल्पना मिलने वाली है। फिर देखिए बोर की द्वितीय परिकल्पना काफी महत्वपूर्ण है। क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। h/2π का पूर्ण गुणज, तो L बराबर mvr जो कि nh/2π के बराबर होगा। जहां जो n है वो 0, 1, 2, 3 ये मुख्य क्वांटम संख्या है, h यहाँ पर प्लांक नियतांक है जो कि 6.62 × 10⁻34 जूल / सेकेंड है। तीसरी और अंतिम जो परिकल्पना है वो क्या है, बोर की तृतीय परिकल्पना। ये परिकल्पना हमें क्या कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च अविकिरणी कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली किसी दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, कूदता है, तो फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। देखिए यहां पर आप समझें कि ये हमारे पास में एक अविकिरणी कक्षा है, ये हमारे पास में एक दूसरी अविकिरणी कक्षा है और ये हमारे पास में यहां पर नाभिक है, ये नाभिक है। अब इलेक्ट्रॉन जब इस ऊर्जा स्तर में कूद रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जब आता है तो यहां पर फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, गामा किरणें बाहर निकलती है जिनकी ऊर्जा होती है hν और ये अंतिम EI-EF दोनों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा होगी। तो ये थी बोर की परिकल्पनाएं और काफी महत्वपूर्ण है और इन तीनों परिकल्पनाओं पर आधारित जो अनुप्रयोग है वो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आयनन ऊर्जा और उत्तेजन ऊर्जा क्या है। चलिए देख लीजिए, आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन क्या है कि किसी परमाणु की किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा और किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। EI बराबर En2 - En1 होती है। तो यहां पर जो अंतिम वाली जो कक्षा है वो अनंतवीं कक्षा है, तो En2 बराबर E∞ और E∞ बराबर हो जाएगा 0, तो आयनन ऊर्जा हमारे पास में हो जाएगी माइनस में En1। तो देखिए हम बोर के परमाणु मॉडल से देखते हैं कि nवीं कक्षा में जो आयनन मतलब ऊर्जा होती है वो En बराबर हो तो -13.6
अपॉन एन स्क्वायर, तो यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास में आयनन ऊर्जा का सूत्र आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम पहली कक्षा में आयनन ऊर्जा देखें तो वो हो जाएगी प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा में आयनन ऊर्जा प्लस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी कक्षा में आयनन ऊर्जा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात करते हैं उत्तेजन ऊर्जा की। उत्तेजन ऊर्जा की डेफिनेशन क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए जो दी गई ऊर्जा है उसको हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं, और इसे हम En2 माइनस En1 के रूप में पुट कर सकते हैं। देखिए जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है बोर मॉडल की कमियां, तो वो भी हम इसी के साथ में ही देख लेते। बोर मॉडल की कमियों में पहली जो कमी है वो देखिए क्या है कि बोर का जो मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोर मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, जबकि इनकी कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती है, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा के बारे में है वो सोमरफील्ड ने क्लियर किया था। क्लियर। अगली कमी देखिए कि बोर इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग क्वांटीकरण की व्याख्या नहीं कर सका। जो द्वितीय परिकल्पना है इसमें यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग क्वांटीकरण की व्याख्या इस मॉडल के द्वारा अच्छे से नहीं की जा सकी। तीसरी कमी देखिए कि बोर ने क्या है नाभिक को स्थिर माना, जबकि यह तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। कोई भी कण स्थिर केवल और केवल तब हो सकता है जब उसका द्रव्यमान अनंत हो। तो इन्होंने नाभिक को स्थिर मानकर परिकल्पनाएं प्रस्तुत की जो कि गलत थी। देखिए नाभिक स्थिर नहीं रह सकता। अगली कमी देखिए कि बोर मॉडल के द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकी। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। फिर देखिए कि बोर मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं की जा सकी। स्पेक्ट्रमी रेखाओं में पाई जाने वाली अति सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या भी इस मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। स्टोर्क प्रभाव और जीमान प्रभाव को भी ये मॉडल समझाने में असफल रहा। तो ये कुछ कमियां हैं। देखिए स्टोर्क प्रभाव और जीमान प्रभाव में हम जानते हैं कि स्टोर्क प्रभाव है कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में जो विपाटन होता है उसको हम स्टोर्क प्रभाव कहते हैं, और स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में जो विपाटन होता है उसको हम जीमान प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर परमाणु मॉडल के दोष बताइए। ये हमने क्लियर कर ही दिया। सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर होती है। तो देखिए इसमें जो बोर मॉडल है उसमें एक तो अनुप्रयोग ये है, एक बोर मॉडल की सहायता से इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का व्यंजक ज्ञात कीजिए, एक बोर मॉडल की सहायता से इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल प्राप्त कीजिए। तो विद्यार्थी ये जो तीनों अनुप्रयोग हैं वो तीनों ही काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इसके साथ में देखिए कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था बताइए कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था क्या है। इससे प्राप्त जो निष्कर्ष हैं वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। ये जो इसके जो निष्कर्ष हैं वही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है। तो निष्कर्ष आप याद कर लेंगे तो रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की परिकल्पनाएं मतलब तथ्य याद हो जाएंगे। फिर देखिए हम यहां से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि यदि हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या इतनी है तो n बराबर 2 और n बराबर 3 की त्रिज्याएं क्या होगी। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का फॉर्मूला हमारे पास में Rn बराबर होता है a0 n स्क्वायर अपॉन जेड। ये हमारे पास में फॉर्मूला Rn बराबर a0 n स्क्वायर अपॉन जेड।
यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु इसके लिए 1 हो जाएगा और A0 पहली कक्षा की त्रिज्या 5.3 गुणा 10 की घात -11 n स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में। तो हम n बराबर 2 के लिए निकालें तो यहाँ से 4 आ जाएगा, तो 5.3 गुणा 4 गुणा 10 की घात -11 मीटर। n बराबर जब हम 3 पुट करेंगे तो R3 आ जाएगा, R3 बराबर 5.3 गुणा 9 गुणा 10 की घात -11 मीटर। तो ये हमारे पास में n बराबर 2 और n बराबर 3 के लिए इनकी त्रिज्याएं आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम विभिन्न ऊर्जा स्तर पढ़ते हैं, उसमें लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड 5 श्रेणियां हैं। हमें यहाँ पर लाइमन श्रेणी, सॉरी पाश्चन श्रेणी, कौन सी श्रेणी पूछिए, पाश्चन श्रेणी, और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछिए लैम्बडा बराबर। चलिए यहां से एक बार मैं इन सबको हटाता हूं, फिर हम बात करेंगे। देखिए पाश्चन श्रेणी के लिए जो लैम्बडा का फॉर्मूला हमारे पास में है 1 लैम्बडा बराबर जेड स्क्वेयर इंटू आर इंटू में 1/3 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। अब देखिए हमारे को क्या चाहिए कि लैम्बडा मिनिमम चाहिए। लैम्बडा मिनिमम के लिए ये जो ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है, ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाली वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। ये तो वैल्यू फिक्स है 1/9, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब इसमें से घटने वाली जो वैल्यू है वो क्या हो, छोटी से 1/9 और उसमें से कुछ और कम हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए। ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी। n2 का मान आप कितना रख दें, n2 बराबर आप रख दें, छोटा से छोटा जो मान है वो अनंत रख दीजिए। तो अनंत रखेंगे तो 1/अनंत कितना हो जाएगा, 0। और यदि यहां पर मैं 4 रखता तो 1/4, तो कुछ ना कुछ मान इसमें से कम होता। तो यहां पर n2 बराबर हम अनंत रख देंगे तो हमारे पास में क्या आ गया, 1/लैम्बडा बराबर जेड स्क्वेयर इंटू आर बट्टे में 9। और यहां से हमारे को मिल जाएगा लैम्बडा बराबर 9/r, और r हमारे पास में दे ही रखा है क्वेश्चन में। तो यहां से 1.097 इंटू 10⁻7 कैलकुलेशन कर लेंगे तो r का मान हमारे पास में मिनिमम प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखाओं के लिए अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्यों का अनुपात क्या होगा, बताइए। तो देखिए जो बामर श्रेणी है उसमें हमारे पास में जो लैम्बडा का फॉर्मूला होता है 1/लैम्बडा बराबर जेड स्क्वेयर इंटू आर इंटू 1/2 का स्क्वेयर माइनस 1/n2 का स्क्वेयर, ये आएगा। तो यहां से जब हम n2 का मान कितना पुट कर दें, अनंत पुट कर दें, तो ये छोटी से छोटी वैल्यू आएगी, लैम्बडा का मान मिनिमम आएगा। तो लैम्बडा मिनिमम बराबर हमारे को क्या मिल जाएगा, 4/r, 4/r। फिर लैम्बडा मैक्सिमम कितना आएगा, लैम्बडा मैक्सिमम n2 बराबर आप कितना रख दे, 3। तो यहां से n2 बराबर जब हम 3 रखेंगे तो हमारे पास में देखिए वैल्यू कितनी आएगी, r 1/4 माइनस 1/9। तो यहां से ये वैल्यू निकल गई है r 5 माइनस 4/36। तो यहां से 36/r, 36/r। हमें यहाँ पर लैम्बडा मैक्सिमम और लैम्बडा मिनिमम इन दोनों का मान चाहिए। 4/r अपॉन 36/r, सॉरी मान उल्टा रख दिया हमने, 36/r 4/r। तो ये मान आ जाएगा 9। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना
चाहिए। फिर देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है और इस दिशा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें कि के एन बराबर होता है माइनस में ई एन बराबर होता है माइनस में यू एन बाई टू। तो गतिज ऊर्जा तो क्या होगी, आपके पास में जो कुल ऊर्जा दे रखी है उसको आप एक नेगेटिव साइन से गुणा कर दीजिए तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा जो भी आपके पास में कुल ऊर्जा है उसकी दुगुनी होती है। तो माइनस में 2 गुणा में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ गई माइनस में 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। फिर देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। तो हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो इसकी आयनन ऊर्जा के बराबर होगी, आयनन ऊर्जा के बराबर होगी। और आयनन ऊर्जा होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में एन स्क्वायर। और निम्नतम अवस्था के लिए इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास में आ गया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब विद्यार्थियों इस चैप्टर में से वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, बट मैंने यहाँ पर फिर भी इस चैप्टर में से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपकी तैयारी कैसी है इसका आपको भी पता चल सके। अब देखिए एक एक करके इनको भी देख लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में ऊर्जा En बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वेयर है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्ष से दूसरी कक्ष में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो देखिए अंतिम जो कक्ष है दूसरे कक्ष की जो एनर्जी है वो होती है माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी फॉर्मूले से, और पहले कक्ष में जो ऊर्जा है वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक जो ऊर्जा है उसको हम उत्तेजित ऊर्जा कह सकते हैं E2 माइनस E1। तो E2 का मान माइनस में 3.4 फिर माइनस माइनस में 13.6, तो यहां से आगे हमारे पास में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन तथा बामर श्रेणियों के दीर्घतम तरंगधैर्यों का अनुपात। देखिए दीर्घतम तरंगधैर्यों का अनुपात, पहले तो मैं लाइमन श्रेणी के लिए फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं, अच्छे से ध्यान देंगे। लाइमन श्रेणी में मिनिमम आपके पास में लेमड़ा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन लेमड़ा बराबर हाइड्रोजन परमाणु के लिए R 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो यहां पर मैं ले लेता हूं पहले लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी के लिए लेमड़ा का मान मिनिमम वाला हम पुट कर रहे हैं, तो n2 का मान हम 0 पुट कर देंगे। लेमड़ा मिनिमम के लिए n2 कितना हो जाएगा 0 ही, और लाइमन के लिए क्या हो जाएगा n1 का मान 1। तो यहां से आगे हमारे पास में 1 बट्टे में R। फिर लाइमन के लिए बामर, तो लेमड़ा बामर बराबर R, और अब की बार n1 का जो मान है वो हम 2 पुट करेंगे तो 4 बट्टे में R। इनका हमारे को क्या पूछा है अनुपात पूछा है, तो लेमड़ा लाइमन, लेमड़ा लाइमन बट्टे में लेमड़ा बामर, लाइमन और बामर, तो 1 बट्टे में R बट्टे में 4 बट्टे में R, तो 1:4 आ जाएगा। देखिए ये जो मैंने जो वैल्यू निकाली है वो लघुत्तम तरंगदैर्घ्य मिनिमम वाली निकाल दी है, ठीक है। अधिकतम वाली तरंगदैर्घ्यों का यहाँ पर हमारे को क्या पूछा है, अधिकतम वाली पूछी है। तो अधिकतम के लिए भी समझ लेते हैं, चलिए अधिकतम के लिए भी समझिए। यहाँ पे क्या है, हमने क्या है क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा, इसमें दीर्घतम पूछा गया है। तो हमारे पास में 1 अपॉन लेमड़ा बराबर R 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब
लैम्बडा मैक्सिमम के लिए n2 का मान उसे जस्ट अगला वाला पुट करना होगा, n1 प्लस वन, n1 प्लस वन पुट करना होगा। तो मैं लैम्बडा कौन सा लिख दूं, लाइमन के लिए, लैम्बडा लाइमन के लिए कितना आ जाएगा, तो यहां से ही देखिए आप, यहां से ही देख लीजिए, तो r, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो यहां से r 1 माइनस 1/4, तो यहां से ही ये आ गया 3/4 r। क्लियर। तो इसको हम क्या लिख दें, 3/4 r, तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3 r। फिर मैं बात करूं यहां पर बामर श्रेणी की, तो बामर श्रेणी के अंदर देखिए यहां से r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो यहां से आ गया हमारे पास में r 1/4 माइनस 1/9, तो यहां से आ गया r 9 माइनस 4/36। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास में 5r/36। तो लैम्बडा बामर श्रेणी के लिए हमारे पास में देखिए क्या आ रहा है, 36/5r। तो लैम्बडा लाइमन, ये हम अब की बार मैक्सिमम देख रहे हैं, लैम्बडा बामर। क्लियर। लाइमन का मान कितना था, 4/3r, यह है 36/5r। तो यहां से r से तो r क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आ जाएगा 9, और यहां से देखिए 5/27 आ जाएगा, 5/27, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास में, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्ष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के संवेग का आघूर्ण। देखिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय जो संवेग होता है L बराबर होता है NH/2 और दूसरी कक्षा के लिए n का मान हो जाएगा 2, तो 2H/2 मतलब H/π हो जाएगा, H/π होना चाहिए था, H/π। तो यहां से H/π यहां पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, आप क्लियर कर लेंगे। फिर देखिए अगला जो है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी में पराबैंगनी क्षेत्र प्राप्त होता है। तो देखिए लाइमन श्रेणी के अंदर पराबैंगनी भाग दिखाई देता है, तो लाइमन श्रेणी के अंदर दिखाई देता है। जो बामर श्रेणी है, यहां पर हमें बामर श्रेणी दे रखी है जो कि दृश्य भाग में दिखाई देती है, फुंड, और ये बाकी की जो श्रेणियां है वो अवरक्त भाग में दिखाई पड़ती है। क्लियर। ये हो, ब्रैकेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बोर मॉडल में यदि प्रथम कक्षा की परमाणु त्रिज्या r0 हो तो चौथी कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी। देखिए हमने अभी इसमें एक फॉर्मूला आपको बताया कि Rn बराबर A0n²। तो चौथी कक्षा की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, यहीं से इसमें n की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, तो R4 बराबर आ जाएगा 16r0, क्योंकि यहां पर r0 दे रखा था, 16r0 ऑप्शन डी हो जाएगा। H परमाणु किसी उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी देख लिया है कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, तो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वो उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के आयनीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा। देखिए यदि इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी निम्नतम अवस्था में रहता है, तब हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती। लेकिन यहां पर उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु है, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है दूसरी कक्षा में है, और दूसरी कक्षा में तो कम से कम है ही, उससे और भी ऊपर वाली कक्षा में हो सकता है लेकिन दूसरी कक्षा में तो है ही है, तो उसकी ऊर्जा कितनी है, माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होगी ही होगी। तो आयनीकरण के लिए कम से कम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे या इससे कम।
उच्च कक्षा में है तो इससे भी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूनतम उत्तेजित विभव का मान क्या होता है। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने मूल ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारे पास में एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी ये मूल ऊर्जा स्तर है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन जाए तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर जो एनर्जी है माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कम से कम इतनी। क्योंकि इसके अलावा जब बाहर वाले ऊर्जा स्तरों की यदि हम बात करेंगे तो वहां तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो कम से कम पूछिए तो यही होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बोर त्रिज्याओं के मध्य अनुपात कितना होता है। तो त्रिज्याओं का जो फॉर्मूला हमारे पास में है वो क्या है, आर एन बराबर a0n²। तो यहाँ पर n बराबर 1 2 3 पुट करेंगे तो r1 अनुपात r2 अनुपात r3 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 1:4:9। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर देखिए विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में दृश्य चित्र में उपस्थित हाइड्रोजन की, तो लाइमन जो श्रेणी है वो पराबैंगनी भाग में दिखाई देती है, पराबैंगनी भाग में दिखाई देती है। ये जो श्रेणी है बामर श्रेणी, ये दृश्य भाग में दिखाई पड़ती है, बाकी की सब अवरक्त भाग में दिखाई पड़ती है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, छोटा है, क्वेश्चन हमने काफी सिलेक्टेड इसमें चयनित किए हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है इसमें जो बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो नाभिक का लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।